व्यू 360 में। दिल्ली फसादात में मुतासिर होने वाले अपने ही मुल्क में पनाहगज़ीनों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मेरे पास कुछ नहीं है इस टाइम, जैसे मैं बैठी हूँ वैसे ही बैठी हूँ। सड़क पे भी, यहाँ से निकल के भी सड़क पे भी मुझे जगह नहीं मिलेगी। अमरीकी सियासत की पहली सीढ़ी चढ़ने वाली पाकिस्तानी खवातीन की जद्दोजहद और कोरोना वायरस से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, लेकिन वबा का नुक्ता आगाज बनने वाला कारोबार अब भी जारी। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। कोरोना वायरस की वबा हमें भी बंद कमरों और स्टूडियो से यहाँ बाहर खुले आसमान तले ले आई है। ये वाशिंगटन डीसी का नेशनल मॉल है और ये इलाका आमतौर पर दिन के इस वक्त काफ़ी बिजी होता है। लोग दफ्तर से ब्रेक लेने के लिए यहाँ आते हैं, टूरिस्ट यहाँ पे जमा हुए होते हैं और इसके अलावा लोग एक्सरसाइज करने भी आते हैं। लेकिन आज इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये इलाका बिल्कुल सुनसान पड़ा है और यहाँ जो म्यूज़ियम्स, दुकानें और रेस्टोरेंट्स हैं वो भी बिल्कुल वीरान पड़े हैं। अमेरिका के लाखों दफ्तरी मुलाजमीन की तरह वॉइस ऑफ अमेरिका की टीम्स भी घरों से काम कर रही हैं और ये एक बड़ा चैलेंजिंग वक्त है सभी के लिए। न सिर्फ इस लिहाज से कि लोग परेशान हैं कि उनके कारोबार कैसे चलेंगे जब गाहक ही नहीं होंगे, बल्कि दफ्तरी मुलाजमीन के लिए भी ये एक चैलेंजिंग वक्त है क्योंकि उन्हें काम करने के तरीके बदलने पड़े हैं, अपना सोच का अंदाज़ बदलना पड़ा है। क्योंकि आमतौर पर तो दफ्तर में अगर कोई सवाल हो तो उठ के भी एक दूसरे से पूछ लिया जाता है, लेकिन इस वक्त सारी कम्युनिकेशन हो रही है टेलीफोन के ज़रिए या फिर वीडियो चैट और ईमेल्स के ज़रिए। लोगों को नए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना सीखना पड़ रहा है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने अंदर एक नए तरीके का डिसिप्लिन लाना पड़ा है, जिसमें मकसद यह है कि अगर घर से आप काम कर रहे हैं या घर में बैठे हुए हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप रिलैक्स हो सकते हैं, बल्कि मज़ीद एहतियात और मेहनत के साथ काम करना है ताकि इदारे का जो काम है वो चलता रहे। तो कोरोना वायरस किस तरह से हमारी ज़िंदगी को मुतासर कर रहा है, इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे हम प्रोग्राम में आगे चल के। इस वक्त चलते हैं आज के शो की पहली रिपोर्ट की जानिब। भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में होने वाले हालिया फसादात में हुकूमत के मुताबिक 52 अफराद हलाक हुए, लेकिन हज़ारों लोग ऐसे भी हैं जिनकी ज़िंदगियां हमेशा के लिए बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। किसी का घर जल गया, किसी का कारोबार तबाह हो गया और किसी की उम्र भर की जमा पूंजी ज़ाया हो गई। हमारे साथी रितुल जोशी हमें इस वक्त ले जा रही हैं दिल्ली के ही एक इलाके ईदगाह में कायम एक रेस्क्यू कैंप में, जहाँ पे यही मुतासरा अफराद पनाहगज़ीनों की तरह अपने ही मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और न सिर्फ मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद हैं बल्कि रोज़ की मुश्किलात से भी लड़ रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शुमाल मशरकी दिल्ली के इलाके मुस्तफ़ाबाद की ईदगाह आजकल एक रिलीफ कैंप है। दिल्ली फसादात झेलने वाले हजारों लोगों में से तकरीबन 750 अफराद ने यहाँ पनाह ले रखी है। इन्हीं में से एक है इरफान, जो दंगों में बमुश्किल अपनी जान बचा पाए। वो कहते हैं कि जिस्म के जख्मों का दर्द तो शायद भूल जाएं, लेकिन अपना घर खाक होते देखने का मंजर नहीं भूल पा रहे। इतनी बुरी तरीके से माहौल बना दिया है कि सारे दहशत के मारे, कोई डर के मारे घरों में नहीं जा रहे हैं। अब कुछ लोग जाने आने लगे हैं, लेकिन जाते हैं शाम को भागे आते हैं डर के मारे कि ऐसा न हो दंगाई लोग आ जाएं। कुछ लोग घर वापस जाने के नाम से खौफजदा हैं, तो कईयों के पास लौटने का कोई ठिकाना ही नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है इस टाइम, जैसे मैं बैठी हूँ वैसे ही बैठी हूँ। सड़क पे भी, यहाँ से निकल के भी सड़क पे भी मुझे जगह नहीं मिलेगी। अब यही सोच में पड़े हैं कि अगर जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे, कहाँ खड़े होंगे, मकान तो जल ही गया। कई बच्चों की कॉपियाँ किताबें भी घरों के साथ ही जल गईं। इस कैंप में स्टेशनरी और किताबों का अतिया तो बहुत आ रहा है, लेकिन तालबा का दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा। छोटे बच्चों के जहनों पर फसादात का सदमा और गहरा है। दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की एक टीम यहाँ लगातार बच्चों की काउंसलिंग कर रही है। उन्होंने कुछ ऐसी वायलेंस वाली चीज़ें देखी जो उनको नहीं देखनी चाहिए थी, चाहे वो उनके डिस्ट्रॉयड घर हो या उन्होंने ऑन स्ट्रीट वायलेंस देखी। तो वो एक जो अबैंडनमेंट और एक वो होता है ना कि मजबूरी में हमने घर छोड़ा है, उसका एक जो ट्रॉमा होता है वो बच्चों में अभी भी बहुत ज़्यादा है। कैंप में लोगों को खाना और कपड़ों जैसी बुनियादी ज़रूरतों के साथ साथ कानूनी और तिब्बी इमदाद भी मुहैया कराई जा रही है। कई डॉक्टर्स और वकील यहाँ लगातार रज़ाकाराना तौर पर आ रहे हैं। कैंप को चलाने वाले वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा चैलेंज लोगों की दोबारा बहाली का है। हमारी टीम भी एक पर्सनली इंस्पेक्शन कर रही है कि उनकी जल्द से जल्द मदद की जाए और ये अपने घरों में वापस जाए, क्योंकि यहाँ उन्हें हम कितने टाइम तक ज़्यादा से ज़्यादा रोक नहीं सकते कि यहाँ पर हम 2 महीने 3 महीने कैंप चलाए, ऐसा नहीं है। जिसकी जितनी भी जल्दी हो सके वो हेल्प हो रही है और वो जा रहे हैं। कैंप से निकलकर अपनी बिखरी जिंदगी समेटने की इनकी लड़ाई लंबी है, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा लंबी होगी अपनी जमीन पर बेखौफ होकर जीने का यकीन हासिल करने की जद्दोजहद। रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली।
امریکہ میں سیاست کی باغ ڈور سفید فام مردوں کے ہاتھ میں ہے۔ خواتین آہستہ آہستہ اب اس میں اپنی جگہ بنا رہی ہیں۔ امریکی کانگریس کے 535 ارکان میں سے 131 خواتین ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ زیادہ تر خواتین جو کانگریس تک پہنچی انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز گراس روٹ سطح سے کیا، یعنی محلوں سے اور کاؤنٹی سے۔ صبا شاہ خان اس وقت ہمیں لے جا رہی ہیں ریاست نیو جرسی اور ملوا رہی ہیں 3 پاکستانی خواتین سے، جو سیاست میں حصہ لے کر خواتین اور اقلیتوں کی آواز کو آگے لے کے جا رہی ہیں۔ 2018 کے درمیانی مدت کے انتخابات میں خواتین نے ریکارڈ تعداد میں امریکی ایوان نمائندگان میں منتخب ہو کر اس خیال کو پختہ کر دیا کہ امریکی سیاست میں خواتین کا مستقبل روشن ہے۔ ریاست نیو جرسی کے شہر چیری ہل میں ڈیموکریٹک پارٹی کے بیلٹ پر نو منتخب 2 پاکستانی امریکی خواتین بھی خواتین کی کامیابی کی اسی لہر کا حصہ ہیں، اور آج یہ خواتین چیری ہل ڈیموکریٹک پارٹی کی کو چیئر کے ساتھ ملاقات کر رہی ہیں۔ انہوں نے امیدواروں کو منتخب کرانے میں مدد کی پٹیشن سائن کرائیں۔ ہمیں بیلٹ پر جانے کے لیے ایک مخصوص نمبر درکار تھا، اور میں امید کرتی ہوں کہ وہ کمیونٹی کی شمولیت بڑھا سکیں گی۔ یہاں پہ بہت پرابلمز ہیں، اور جب تک ہم مسلمان ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، ہم ان کے فنڈ ریزرز میں شامل نہیں ہوں گے، ہم جب تک انوالو نہیں ہوں گے، ہم آگے نہیں آ سکتے۔ ماہین اور اینی گراس روٹس لیول پر ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے اپنی کمیونٹیز میں کام کرتی ہیں۔ اینی کہتی ہیں مسلمان کمیونٹیز اپنے حق رائے دہی کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ ہماری کمیونٹی میں، مائنورٹی کمیونٹی میں یہ بہت مسکنسیپشن ہے کہ ہماری آواز نہیں سنی جاتی، یا ہم لوگ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، تو کیا فائدہ ووٹ کرنے کا۔ میں یہ دکھانا چاہ رہی ہوں کہ ہم اپنی اگر ایفرٹس کریں گے تو وہ ڈورز خود بخود اوپن ہوں گے۔ مقدس ایک عرصے سے کمیونٹی میں رضاکارانہ خدمات انجام دے رہی ہیں۔ وہ پاکستانی اور مسلمان کمیونٹیز کی آواز ریاست کے گورنر کے آفس تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ گورنر مرفی کے آؤٹ ریچ آفس کے ساتھ رضاکارانہ طور پر منسلک ہے۔ ایک اور مسئلہ جو کہ بہت زیادہ ہماری کمیونٹی میں ہے وہ ہے ڈرگس کو لے کے۔ تو ان کے جو بچے جو ہے ان مسائل میں پڑ گئے ہیں، ان کو ان چیزوں سے کس طرح نکالا جائے، اس کو ریلیجس لینس کے ساتھ اگر کس طرح سے دیکھا جائے، اور گورنر کے آفس کو سمجھایا جائے کہ ایک مسلمان کمیونٹی میں اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے کام ہوتا ہے۔ ماہین کہتی ہیں ان کے لیے اپنی کمیونٹی کے ساتھ دوسری کمیونٹیز کو بھی ساتھ لے کر چلنا اہم ہے۔ لوگوں کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم مسلم لوگ جو ہیں، ہمارے گھر دوسری کمیونٹیز کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، نہ صرف اپنے لوگوں کے لیے ہم کام کرتے ہیں، ہم دوسرے لوگوں کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ اور اپنی کمیونٹی کے مسائل جاننے کے لیے یہ تینوں خواتین اسکولز اور مساجد میں رضاکارانہ سرگرمیوں کا حصہ بنتی ہیں، جیسے وورہیز کی یہ مسجد جہاں خواتین کی قرآن کلاس کے لیے آج اینی والنٹیئر کر رہی ہیں۔ قرآن کلاس کے بعد خواتین ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اور کیونکہ یہ صدارتی الیکشن کا سال ہے تو یہی موقع ہے ان سے جاننے کا کہ ان کے لیے کیا ایشوز اہم ہیں۔ جب بھی کوئی کینڈیڈیٹ آتا ہے الیکشن کے لیے تو سب میں پہلے ہم لوگ ان کے ویوز ٹورڈ دی ورلڈز مسلم جو ہے ان کی طرف ہماری جو ہے سوچ جاتی ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کی پالیسیز جو ہیں کیسے افیکٹ کریں گی، اس چیز کو ہم پہلے دیکھتے ہیں۔ امریکی سیاسی نظام میں ماہین، اینی، مقدس اور ان جیسے بہت سے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹیز کے ممبرز اپنی کمیونٹیز اور امیدواروں کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر چاہے اس سال نومبر میں ہونے والا صدارتی الیکشن ہو یا کوئی اور انتخاب، کمیونٹیز کو ووٹنگ کے لیے متحرک کرنے کے لیے سیاسی امیدوار انہی کی جانب دیکھتے ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، چیری ہل، نیو جرسی۔ امریکہ کی تقریباً 250 سال کی تاریخ میں کانگریس کے دونوں ایوانوں یعنی ہاؤس اور سینٹ میں آج تک صرف 366 خواتین منتخب یا نامزد ہو کر آئی ہیں۔ پہلی مرتبہ ایک خاتون نے ایوان زیریں کے لیے الیکشن لڑا تھا 1866 میں۔ ان کا نام الزبتھ کیڈی سٹینٹن تھا۔ 12,000 جو کل ووٹ پڑے اس میں سے انہیں صرف 24 ووٹ حاصل ہوئے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ اس دور میں خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہی نہیں تھا۔ یہ حق انہیں ملا 1920 میں۔ اس سال 2020 میں چونکہ اس لینڈ مارک کو حاصل کیے 100 سال مکمل ہو گئے ہیں تو ملک کے بہت سے مختلف حصوں میں ایسی نمائشیں جاری ہیں جو خواتین کی اس جدوجہد کو اجاگر کرتی ہیں۔ ایسی ہی ایک نمائش ان دنوں واشنگٹن ڈی سی میں بھی جاری ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ حق رائے دہی کی جنگ لڑنے والی امریکی خواتین اپنے آپ کو سفریجسٹ کہتی ہیں۔
जो लफ्ज़ सफरेज से निकला है। इसका मतलब है वोट डालना। उन्होंने साइन पेंट किए, रेलगाड़ियों के साथ खुद को बांधा, छतरियों से पुलिस पर हमला किया, स्टोर्स और सरकारी दफातर पर हमला किया, रैलियां और मुजाहरे किए। ये सब उनकी लड़ाई का हिस्सा थे। इस नुमाइश में उस रवायती कहानी पर निगाह डाली गई है जो हम सबको सफरेज के हवाले से याद है, और यही वो कहानी है जो हमें सूजन बी एंथनी के बारे में बताई गई थी। सूजन ने वोट के हक के लिए तवील जिद्दोजहद करने वाली बहादुर खवातीन के एक ग्रुप की नुमाइंदगी की, और ये एक हैरत अंगेज कहानी है। अगरचे हमें बताई गई कहानी सच्ची थी, लेकिन इसमें बहुत से लोगों का जिक्र होने से रह गया था। अमरीकी आइन में 19वीं तरमीम, जिसके तहत खवातीन को वोट का हक दिया गया था, 1919 में अपनाई गई। इसके लिए पहली तजवीज़ 1878 में दी गई थी। इस जदोजहद में शामिल होने वाली खवातीन में सूजन बी एंथनी और एलिज़ाबेथ कैडी स्टेंटन भी शामिल थी। इस तरमीम को बिलाखिर 18 अगस्त 1920 को मंजूर किया गया। हमने सफरेज मूवमेंट को 1977 और ह्यूस्टन टेक्सास में मुनक्किदा 1977 में नेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस के साथ मिलाकर पेश किया है, जहां खवातीन एक दूसरे के साथ मिली और कानून साजी के लिए एक एजेंडा पेश किया, जो उन्होंने सदर और कांग्रेस को खवातीन के हकूक नाफिज करने के लिए भेजा था। 2017 में खवातीन का मार्च, जिसे खवातीन की तहरीक की हयात नौ के तौर पर देखा गया था, उन दोनों जदीद तहरीकों की सरगर्म कारकुन सफरेजिस्ट मूवमेंट की कारकुनों को रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफबर्दारी की तकरीब के बाद 2017 में अमेरिका के मुतादिद शहरों में खवातीन ने मार्च किया। इस मार्च में 50 लाख से ज़्यादा अफराद ने हिस्सा लिया और ये अमरीकी तारीख का एक दिन में सबसे बड़ा एहतजाज था। 2017 में खवातीन मार्च में हमने हकीकत में खवातीन को पोस्टर्स उठाए हुए देखा था जो सफरेज तहरीक की तर्जुमानी कर रही थीं। सन 1848 से सन 2017 तक जारी रहने वाले सिलसिले का आगाज सेनेका फॉल्स से होता है, जब पहली बार इस मुल्क में खवातीन की तरफ से अवामी तौर पर खवातीन के लिए वोटिंग राइट्स की हिमायत की गई थी। खवातीन ने अपनी ताकत का दावा किया है और अब कहानी उनकी है। उन्होंने मुरव्वजा रिवायत को तब्दील कर दिया है। 2017 में ऐसा ही हुआ जिसे आप इस नुमाइश में देख सकते हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री में 60 से ज्यादा अशिया आवेजा हैं, जिनमें से कुछ को सन 1920 में नेशनल विमेन्स सफरेज एसोसिएशन ने स्मिथसोनियन को तोहफे में दी थी। मैगजिम मॉस्कोल्कोव की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप फॉलो कर सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू का पेज। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। कोरोना वायरस को हमारे आज के दौर का बदतरीन क्राइसिस करार दिया जा रहा है सेहत-ए-आमा के एतबार से, और ग्लोबलाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा धचका। हमारे साथी असदुल्ला खालिद इस वक्त हमारे साथ हैं, जो इस वक्त जो मौशी सूरत हाल बन रही है उस पर नज़र रखे हुए हैं। असद, हमारी आज की जो दुनिया है वो एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्टेड है, और अब कोरोना वायरस की वजह से हम देख रहे हैं कि एक एक करके वो कनेक्शन हमें रोकने पड़ रहे हैं। सबसे पहले तो कनेक्शन ही रुके हैं, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते थे, कि एक चीज़ हमारे पास अगर यहाँ पे नहीं बन रही तो हम वो वहाँ से मंगवा लेते थे जहाँ पे वो सस्ती बन सकती थी, उसी को ग्लोबलाइजेशन का नाम दिया गया। लेकिन अब जिस तरह से चीज़ें चेंज होना शुरू हुई हैं, इमरजेंसी की सिचुएशन हर तरफ आना शुरू हुई है, उसकी वजह से एक सप्लाई लेन सबसे पहले जो ओवरऑल सप्लाईज चाइना से सबसे पहले हमने कहा कि आ रही हैं, वो मुतासर होना शुरू हुई। मल्टीपल टाइम्स हमने अपने शो में भी इसको डिस्कस किया, और बाकी भी मुल्कों से, जिस तरह से पाकिस्तान से टेक्सटाइल सेक्टर सप्लाई करता है पूरी दुनिया को, और जिस जगह पे भी पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स आती हैं, अगर वहाँ पे बिक नहीं रही और वहाँ पे स्टोर्स बंद होना शुरू हो गए हैं, ये लोगों की जॉब्स जाना शुरू हो गई हैं, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा उसका सर्टनली उन सारे सेक्टर्स पे जो कि सप्लाई से मुंसलिक है। पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह से इमरजेंसी तो ज़रूर डिक्लेयर की गई पाकिस्तान में भी, और लेकिन अगर उसको अमेरिका के मुकाबले में हम कंपेयर करते हैं तो अमेरिका ने इमरजेंसी डिक्लेयर की और $700 अरब के फ़ंड दिए। इसी तरह से बाकी गवर्नमेंट्स को भी अगर हम देखते हैं, इजिप्ट ने फॉर एग्जांपल 3% अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे कर दिया। अमेरिका ने, फेड ने अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो 0 कर दिया, जस्ट टू सपोर्ट एट दिस टाइम। इसको ये भी कहा जा रहा है तजियाकारों की जानिब से कि शायद बहुत ज़्यादा पैनिक है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स में हमें उसका रिफ्लेक्शन नज़र आता है। लेकिन कुछ ना कुछ हो ज़रूर रहा है, एफर्ट ज़रूर की जा रही है कि जो लोग इस वक्त अगर ले ऑफ होते हैं, ख़ास तौर पे जिनको हम डेली वर्कर्स कहते हैं, अगर उनको काम नहीं मिलता तो वो रहेंगे कैसे, और उनके लिए मेडिकल बेनिफिट्स जो हैं या उनके घर की ग्रोसरीज जो हैं वो कहाँ से आएंगी। राइट, तो ऐसा क्राइसिस है जिससे सिर्फ बड़े मुल्क, बड़ी मईशत और बड़े कारोबार मुतासर नहीं हो रहे, बल्कि ये इंडिविजुअल सतह पे भी, इनफरादी सतह पे भी लोगों को मुतासर कर रही है। तो जो मुआशी माहिरीन हैं वो क्या मशवरा दे रहे हैं कि जो छोटे कारोबार हैं
ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے حکومتوں کو؟ ابھی تو جب سے سب سے ماہرین جو زیادہ ہیں ان کی ایک جگہ پہ تو متفق ہیں وہ کہ گورنمنٹ جو ہیں ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا اس وقت اپنے چھوٹے کاروباروں کو. ایٹ لیسٹ اس حد تک ضرور سپورٹ کرنا پڑے گا کہ ان کے جو ریگولر امپلائیز ہیں یا جو ان کے جتنے بھی امپلائیز ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو اتنی تنخواہ مل سکے کہ وہ اپنے کاروبار زندگی چلا سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کی پاکستان کی معیشت ہے, جہاں پہلے ہی گروتھ کمپرومائز ہے, جہاں پہ پہلے ہی گروتھ پہ کافی سارے کویسچن مارکس ہیں, جو 2% کے پاس ہم گروتھ کی بات کر رہے ہیں, اگر ایسی گروتھ پاکستان میں ہے تو پاکستان کی اکانومی یہ سسٹین نہیں کر سکتی, افورڈ نہیں کر سکتی. اس کے اگینسٹ پھر اگر ہم IMF کو دیکھتے ہیں یا ورلڈ بینک کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ڈفرینٹ پیکیجز اناؤنس کرنا شروع کی ہیں ان ملکوں کے لیے جن میں کرونا کی وجہ سے اکانومیز کافی زیادہ امپیکٹ ہوئی ہیں. $12 ارب انیشلی IMF نے اناؤنس کیے ہیں. ورلڈ بینک اور بھی فنڈس لے کے آنے کی بات کر رہا ہے. $50 ارب کا سنا جا رہا ہے کہ شاید ڈیولپنگ اکانومیز کے لیے دیے جائیں گے. تو وہ گورنمنٹس آگے ڈسٹریبیوٹ کیسے کرتی ہیں, دیٹ بی اے ہیوج کویسچن. اور اس کی بیس پہ ہم دیکھ سکیں گے کہ کس حد تک جو لوور لیول کے لوگ ہیں, جو سب سے بڑھ کے جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے ہیں, ان کو سپورٹس گورنمنٹ کی طرف سے ان تک کیا پروٹیکشن آتی ہے, کیا سپورٹ آتی ہے. اس ویکینڈ پہ ہم نے دیکھا کہ ایویشن کا جو سیکٹر ہے پوری دنیا میں ہی بہت بڑی تبدیلیاں آئیں, اور ادھر امریکہ میں ہم نے دیکھا کافی کیوس تھی کیونکہ ایئرپورٹس پہ بہت محدود فلائٹس ہیں لیکن لوگوں کا بہت رش تھا. تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جو ایویشن کا سیکٹر ہے اس وقت وہ کیسے ہٹ ہو رہا ہے اور پھر وہ رسپونڈ کیسے کر رہا ہے؟ سب سے زیادہ ایویشن کا سیکٹر یا ٹرانسپورٹ کا سیکٹر ان ادر ورڈز اگر ہم کہیں تو وہ بہتر ہوگا کہ براڈر کانٹیکسٹ کور کرے گا, وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. تقریباً 7,000 کے لگ بھگ فلائٹس جو ہیں اب تک کینسل ہوئی ہیں. اور اگر ہم اوور آل دیکھتے ہیں دنیا بھر میں ان فلائٹس کی کینسلیشن کی وجہ سے آپ کی ٹورزم پہ امپیکٹ آئے گا. ان فلائٹس کی کینسلیشن کی وجہ سے آپ کا جو کمیونیکیشن سیکٹر ہے جس میں آپ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری آتی ہے, جس میں آپ کے ہوٹلز آتے ہیں, ریسٹورینٹس آتے ہیں, آپ کی اوور آل جتنا ٹورزم کا بزنس اس سے لنکڈ ہوگا. ڈی سی میں صرف ہم جس طرح سے لاسٹ ویک بھی بات کر رہے تھے کہ تقریباً $6 ارب کا لاس تو صرف ڈی سی میں چائنیز ٹورسٹ جو ہیں ان کے نہ آنے کی وجہ سے ہوگا. تو سیکٹر وائز امپیکٹ بینکنگ سیکٹر پہ بہت زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے, ٹورزم اور سرٹنلی اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا. ٹیکسٹائل سیکٹر یا انڈسٹریز جہاں پہ کنزیومر ختم ہو جائے گا یا مالز یا مارکیٹس بند ہونا شروع ہو جائیں گی تو وہاں پہ کنزیومر نہیں رہے گا, تو سرٹنلی اس کا امپیکٹ نظر آئے گا ہمیں. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم نے ویکینڈ پہ جو چیزیں دیکھیں, بل گیلو ہمارے ساتھی جو تھے وہ سیول میں تھے, کوریا میں تھے, انہوں نے جس طرح سے اس ایئرپورٹ کو خاص طور پہ دیکھا جہاں پہ ہم پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا وہ ہب, ایسٹ ایشیا کا خاص طور پہ ہب سمجھا جاتا ہے, وہاں کیا امپیکٹ رہا. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ ایز ویل. جنوبی کوریا میں انچون کا بین الاقوامی ایئرپورٹ مشرقی ایشیا کے سفر کے لیے ایک بڑا مرکز ہے. ہر ہفتے اس ایئرپورٹ پر تقریباً 34 لاکھ مسافر آتے اور جاتے ہیں. اس وقت دنیا بھر کے ایئرپورٹس یہ منظر پیش کر رہے ہیں. ایئرپورٹ ملازمین کے لیے زیادہ کچھ کرنے کو نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مسافروں کا انتظار کریں جو کہ اب نہیں آ رہے. وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے جب سے حکومتوں نے سفری پابندیاں لگانا شروع کی ہیں, چند پریشان حال مسافر جو یہاں ہیں ہر وہ احتیاط برت رہے ہیں جو کہ محفوظ رہنے کے لیے کی جا سکتی ہے. میں نے ہینڈ سینیٹائزر تیار کیا ہے اور کوشش کر رہا ہوں کہ کسی بھی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤں. میں نے ماسک پہن رکھا ہے اور ساتھ میں ہینڈ سینیٹائزر بھی رکھ لیا ہے. اس کے علاوہ میرے پاس ماؤتھ واش بھی ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ اپنی فلائٹ کینسل کر دوں, لیکن مجھے اپنے بھائی سے ضرور ملنا ہے, اس لیے میں سفر کر رہی ہوں. چند اندازوں کے مطابق کچھ ایئر لائنز کی آمدن میں اس سال $100 ارب تک کی کمی ہو سکتی ہے, بلکہ کچھ ایئر لائنز نے تو ابھی سے فلائٹس بند کرنا شروع کر دی ہیں اور ملازمین کو فارغ کرنا بھی شروع کر دیا ہے, جبکہ کچھ ایئر لائنز اپنے مسافروں کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ سفر کرنا محفوظ ہے. جب تک سفری پابندی لاگو ہے اور وائرس کا پھیلاؤ جاری ہے تب تک ہمیں کوئی مدد ملنے والی نہیں. اس وقت ایئر لائنز اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں. تجزیہ کار تھامس کیپلن کے مطابق ایئر لائن انڈسٹری نے گزشتہ 10 یا شاید اس سے بھی زیادہ سالوں میں ایسا وقت نہیں دیکھا, اور یہ شاید ابھی مزید چلے گا. یہ عالمی سطح پر ایک وبا بن چکا ہے, اور صرف وائرس پھیلنے والے علاقوں میں ہی نہیں دنیا بھر میں ہوائی سفر کا نظام متاثر ہوا ہے. اب مجھے اس سے یہ 9/11 کے بعد کے واقعات اور عالمی کساد بازاری کے دن یاد آ رہے ہیں. اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس وائرس کے ختم ہونے میں کتنا عرصہ لگے گا اور حکومتیں اس صنعت کو بچانے کے لیے کیا کریں گی. امریکہ اور دوسرے ممالک نے جیسے سفری پابندیاں لگائی ہیں, اس سے انڈسٹری کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. بل گیلو کے ساتھ اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ. ہوائی سفر پہ پابندیوں سے پاکستان بھی متاثر ہو رہا ہے. سعودی عرب میں کام کرنے والے بہت سے پاکستانی ان دنوں پریشان ہیں کیونکہ وہ اپنی ملازمتوں پہ واپس نہیں جا پا رہے اور انہیں خدشہ ہے کہ ان کے ویزے کی مدت کہیں پاکستان میں ہی ختم نہ ہو جائے. دوسری جانب ٹریول ایجنٹس کا کاروبار بھی پاکستان میں ان دنوں کافی مندی کا شکار ہے.
हमारे रोज़ाना डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिला के 50 या 60 टिकट बन जाते थे रोज़ाना के, तो इस वक्त मेरे ख्याल में हमने पूरे हफ्ते में भी शायद कुछ 4 टिकट से ज़्यादा नहीं बना। तो उसका अंदाज़ा आपको बहुत बखूब हो सकता कि कोई भी नया तो इस वक्त ट्रैवल करना नहीं चाह रहा। जो लोग आए हुए हैं और अगर उनकी नेशनलिटीज़ दूसरी हैं या वो वहाँ पे रेजिडेंट हैं, तो वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द अपनी जगह पे वापस पहुँच जाएं। फिर रह जाते हैं लोग जो अपनी छुट्टियाँ या सैर व तफरी के लिए जाना चाहते थे, उन्होंने तो फौरी तौर पे इसको बंद कर दिया क्योंकि वो इसको गैर महफूज समझ रहे हैं बिल्कुल इस वक्त में। तो मैं नहीं समझता कि ये इस वक्त किसी भी किस्म का बिज़नेस जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। मेरे पास रिटर्न टिकट है, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए मुझे उन्होंने फ़ोन नंबर दिया है जो कि इस माह के आखिर में मैं फ़ोन करूंगा। अभी उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतज़ार करें, सूरत हाल को देखते हैं ना। हमारी मार्केट में 2 बड़े सेगमेंट्स हैं जो ट्रैवल के होते हैं। उसमें एक हमारा जो है सबसे ज़्यादा ज़ायरीन का और उम्रे का होता, जो सबसे पहले इससे अफेक्ट हुआ था और उसका काम बिल्कुल ही फौरी तौर पर रुक गया था। दूसरा सेगमेंट होता है जो हमारी लेबर है और वो भी इधर ही मिडल ईस्ट के लिए और सऊदीया के लिए होती है। वो वहाँ रहने की वजह से जो सऊदी पॉलिसीज़ आईं सबसे पहले उन्होंने अफेक्ट किया, और मेरे ख़्याल में टाइम के साथ ये चीज़ शिफ्ट होते हुए अब इस वक्त यूरोप को अफेक्ट कर रही है और बाकी दुनिया को कर रही है। कोरोना वायरस के बायस बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी ख़रीदना भी एक मसला बन गया है, क्योंकि बहुत से मुल्कों में किल्लत के डर से लोग बड़ी तादाद में चीज़ें ख़रीद के घरों में ज़ख़ीरा कर रहे हैं। बरतानिया में रिटेल स्टोर्स की तंजीमें लोगों से दरख्वास्त कर रही हैं कि वो सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक अशिया ख़रीदें ताकि सभी को फिर अपनी ज़रूरत की चीज़ मिल भी सके। अमेरिका में भी सारिफीन को ये यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है कि सप्लाई लाइन्स मजबूत हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें ख़रीदें, किल्लत का ख़दशा नहीं है। लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका की टीम ने यही सूरत हाल तुर्की में भी देखी, जहाँ वायरस की आमद से दुकानों की शेल्फें खाली होने लगी हैं। तुर्की में पहले कोरोना वायरस की तस्दीक के फ़ौरन बाद ही लोगों ने तिब्बी सामान और रोज़मर्रा की ज़रूरियात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी थी। इन केसेस में इजाफे की खबरों के साथ ही ख़रीदारों और फार्मेसीज़ की जानिब से ये शिकायत भी सामने आ लगी हैं कि मैन्युफैक्चरर्स ने चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी हैं। मैं यहाँ अपनी फार्मेसी के लिए सामान की ख़रीदारी के लिए आई हूँ, क्योंकि हमारे ग्राहक हमारे मुंतज़िर हैं कि हम फेस मास्क और सैनिटाइजर से स्टोर दोबारा भर दें। कीमतों में बेहद इजाफा हुआ है। मैंने सुबह 8:30 बजे स्टोर खोला और 11 बजे तक स्टोर में मौजूद तमाम सामान खत्म हो गया। जो चीज़ 35 लीरा की मिल रही थी वो अब 90 लीरा की मिल रही है। मैं वाकई इस सूरत हाल से परेशान हूँ। तुर्की में बनाई जाने वाली खुशबू की स्प्रे, जिसे कोलोनिया कहा जाता है, इसमें अल्कोहल की मिकदार ज्यादा होने की वजह से इसे भी जरासीम को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसकी कीमत भी दीगर मसनूआत की कीमतों के साथ साथ बढ़ गई है। मैं यहाँ लीमू की खुशबू वाला कोलोन खरीदने आई हूँ। आमतौर पर जो हम 12 लीरा में ख़रीदते हैं वो अब 25 लीरा में फ़रोख्त हो रहा है। ये बहुत बुरा है। मैं इस बारे में मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहती। मार्केट वालों का कहना है कि यहाँ कोई मास्क मौजूद नहीं है। हम टिश्यू पेपर के टुकड़े पर कुछ कोलोन डालेंगे और उसे अपने चेहरे पर लगा देंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मैं यहाँ ये देखने आई थी कि आया मैं मास्क या सैनिटाइजर तलाश कर सकती हूँ। मैंने हर जगह तलाश किया। बदकिस्मती से इस दुकान में कीमतों में इजाफे के बावजूद ये चीज़ें इनके पास नहीं हैं। जैसे जैसे तलब में इजाफा हो रहा है, सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा महदूद होती जा रही है। मकामी लोगों को उम्मीद है कि हुकूमत कीमतों को रेगुलेट करेगी और स्टोर्स के लिए मसनूआत की दस्तयाबी यकीनी बनाएगी। उम्मीद चोलाक के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी के साथ ख़त्म होता है आज का व्यू 360। कोरोना वायरस क्या है, ये कैसे और क्यों फैलता है और उससे कैसे बचा जा सकता है, इस सब के बारे में इस वक्त व्हाट्सएप और दीगर सोर्सेज से बहुत सी गलत मालूमात गर्दिश कर रही हैं। दुरुस्त क्या है ये जानने के लिए आइए urduvoa.com पर। इसके अलावा facebook.com/VOA उर्दू के पेज को फॉलो कीजिए। हम आपके लिए मालूमात मुसलसल लेके आ रहे हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी आप @urduvoa को फॉलो कर सकते हैं दुरुस्त और बर वक्त मालूमात के लिए। व्यू 360 यहाँ पे ख़त्म होता है। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।